वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारू रोग को हम बाला रोग भी कहते हैं या कभी कभी नारू बाला एक साथ भी लिखते हैं। तो नारू रोग या बाला रोग या नारू बाला जो रोग है ये क्यों होता है? नारू रोग या बाला रोग या नारू बाला जो रोग है ये एक परजीवी के कारण होता है। पैरासाइट के कारण होता है, परजीवी कारण होता है। और परजीवी कैसा होता है? सफेद धागे के समान गोल, सफेद धागे के समान गोल परजीवी होता है। और इस परजीवी का नाम क्या होता है? इसको हम सामान्य भाषा में इसको हम फीताकृमि भी कहते हैं। फीताकृमि, टेप वर्म, या इसको हम गोल कृमि भी कह देते हैं। गोल कृमि, फीताकृमि या टेप वर्म। कृमि का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं वर्म, ठीक है। तो ये जो नारू या बाला या नारू बाला जो ये रोग है ये सफेद धागे के समान एक गोल परजीवी जिसे हम गोल कृमि या फीता कृमि या टेप वर्म कहते हैं उसके कारण होता है। और ये फीता कृमि, गोल कृमि और टेप वर्म जो है इसका एक नाम और भी है, वो भी आप याद रखें। वो नाम है साइक्लोप्स।
साइक्लोप्स। साइक्लोप्स किसका नाम है? फीता कृमि या टेप वर्म, इसी का नाम। तो नारू बाला या नारू बाला नाम का जो रोग है, यह रोग सफेद धागे के समान दिखने वाले एक गोल परजीवी कृमि के कारण, जिसे हम गोल कृमि, फीता कृमि, टेप वर्म या साइक्लोप्स भी कहते हैं, के कारण होता है। और ये जो सफेद परजीवी होता है, टेप वर्म होता है, इसकी लंबाई तकरीबन 30 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक होती है। इस तरह का दिखाई देता है, ये चित्र में हमने दिखा रखा है। इसके एक मुंह पे एक तरफ तो हुक होता है, आपकी बुक में नहीं है, थोड़ी जानकारी जनरल दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ये जो रोग होता है, ये सफेद धागे के समान एक गोल परजीवी कृमि, जिसे हम गोल कृमि या फीता कृमि या टेप वर्म या साइक्लोप्स भी कहते हैं, उसके कारण होता है। और ये जो कृमि होता है, टेप वर्म या साइक्लोप्स, इस कृमि की लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक होती है। इस रोग का मुख्य संचरण जो होता है, इस परजीवी का, इस पैरासाइट का जो मुख्य संचरण होता है, वो पानी के द्वारा होता है, दूषित पानी के द्वारा होता है। इस रोग में सबसे पहले क्या होती है? हमारे शरीर पर एक फुंसी हो जाती है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे एक फुंसी होती है, और उस जिसमें ये जो कृमि होता है, ये जो टेप वर्म होता है, इसके कारण तेज दर्द होता है। पानी के माध्यम से तो हमारे शरीर में चला जाता है, शरीर में जाने के बाद में क्या होता है, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर एक फुंसी होती है या फोड़ा हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसमें एक कृमि होता है, कृमि निकलने के लिए कोशिश करता है बाहर, ठीक है। और इतना दर्द होता है कि बुखार तक आ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए क्या किया जाता है कि चीरा लगाया जाता है, जहां भी फोड़ा हो रहा है वहां पे चीरा लगा करके, और ये जो टेप वर्म होता है, साइक्लोप्स होता है, 30 से 125 सेंटीमीटर लंबा ये जो सफेद रंग का एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, इसको हमारी उस फोड़े में से खींच करके बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये कृमि अंदर बाहर ना निकाला जा रहा, अंदर ही मर जाए, तो वो एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण वो जो हमारा फोड़ा होता है, वो एक विशेष और दर्द वाली जो गांठ होती है, उसके रूप में बदल जाता है। इस रोग से बचने के लिए, क्योंकि ये रोग पानी के कारण होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें पानी पर। पानी को अच्छी तरह से उबाल करके और छान करके पीना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पानी की स्वच्छता का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, या शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर साफ पानी नहीं मिल पाता, उन क्षेत्रों में इस रोग के होने की काफ़ी अधिक चांस होते हैं, काफ़ी अधिक संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी नारूबाला रोग पर। अब हम बात करते हैं अगले प्रमुख रोग पर, जिसका नाम है कुष्ठ, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेप्रेसी। ये जो रोग है, जिसको हम कुष्ठ या लेप्रेसी के नाम से जानते हैं, ये जो बीमारी होती है, ये एक जीवाणु के कारण होती है, यानी एक बैक्टीरिया के कारण होती है। और कुष्ठ के यानी लेप्रेसी के जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, ये क्या है? एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण कि कुष्ठ या लेप्रेसी जैसी बीमारी होती है। ये जो कुष्ठ या लेप्रेसी वाली बीमारी है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी नामक
जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम जाना जाता है? वो है हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज, जिसको हम संक्षेप में HD बोल देते हैं। HD। HD कौन सी बीमारी है? हैंसन डिजीज। और हैंसन डिजीज किस बीमारी का दूसरा नाम है? वो है कुष्ठ या लेप्रेसी। यह हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब ये जो बीमारी है कुष्ठ या लेप्रेसी, ये भी एक छूत की बीमारी, यानी छूने से फैलती है, संपर्क से फैलती है। इस बीमारी में रोगी के शरीर पर क्या होते हैं? कुछ चकदे बन जाते हैं, चकते। रोगी के शरीर पे सबसे पहले कुछ चकते उभर जाते हैं, और ये चकदे जो होते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि ये जो चकदे हैं वो सुन्न होते हैं, यानी इन पर चोट का, जलन का या पिन चुभोने का या किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो इस रोग में क्या होता है? संवेदनहीन चकदे बन जाते हैं शरीर पर, और इन चकदों की जब अधिकता हो जाती है तो जो अंग होता है वो विकृत हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। चाहे से उंगलियां हो, चाहे पैर हो, चाहे जो भी अंग जहां पे भी ये रोग फैला है, जहां भी चकदे हुए हैं, पूरा शरीर के अंदर ये हो सकता है। तो जब ये ज़्यादा फैल जाता है तो जो भी अंग प्रभावित अंग होता है वो विकृत हो जाता है, डरावना हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, और वो काम करना भी बंद कर देता है। इस रोग को, यानी कुष्ठ या लेप्रेसी नाम का ये जो रोग है, ये जिसको हम हैंसन डिजीज या HD के नाम से भी जानते हैं, इस रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगी को, क्योंकि हमने बताया ये फैलता है, संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलती जीवाणु से। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, ठीक है। तो क्योंकि एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इस रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगी और उसके सामान को अन्य लोगों से अलग रखा जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के माध्यम से भी इस रोग का उपचार किया जाता है। कभी कभी यदि पूरा अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो रोगी को कृत्रिम अंग भी लगाए दिए जाते हैं। जैसे पैर मान लीजिए पूरी तरह से खराब हो गया तो जयपुर फुट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रोग पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। तो इस रोग पर यानी कुष्ठ या लेप्रेसी नाम का जो रोग है, इस पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही रोगी व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की जाती है और उनको उचित परामर्श व उपचार उपलब्ध कराया जाता है। सलाह भी और उपचार भी, दवाइयां भी
उपलब्ध कराई जाती हैं। इतना ही नहीं, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास यानी उनके रहने की जो व्यवस्था है, वह उनकी आजीविका यानी उनके रोजगार की जो व्यवस्था है उसका प्रबंध करने जैसी गतिविधियां भी इस राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है। तो ये तो बात हमने की कुष्ठ की या लेप्रेसी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण रोग पर, जिसका नाम है एड्स, AIDS। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब किसी भी रोग को हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, जिसे हमने खुद ने अपनी गलती से प्राप्त किया है। एक्वायर्ड का मतलब होता है हिंदी में अर्जित, प्राप्त करना, कमाना, जिसने हमने अपनी गलती से कमाया है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और सिंड्रोम का मतलब होता है रोग, यानी ऐसा रोग जिसके अंदर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और वो भी हमारी गलती से। एक्वायर्ड या एक्वायर्ड हम खुद अपनी उससे करते हैं, ठीक है। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक इलाज बीमारी है। इस बीमारी का आज तक कोई भी इलाज खोजा नहीं जा सका है। इस बीमारी से बचना ही इसका उपचार है। एक बार ये बीमारी हो जाए तो कोई दवा नहीं बनी, किसी प्रकार कोई इलाज मौजूद नहीं है। तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं, अगर हम इसका उपचार चाहते हैं, तो इससे हम बचें, कोशिश करें कि ये बीमारी हमें हो ही नहीं, क्योंकि हमने बताया कि ये बीमारी हमारी ही गलती से होती है, इसलिए इससे बचना संभव है। इस बीमारी का बचाव ही इसका उपचार है, क्योंकि एक बार होने के बाद में इसका कोई इलाज वर्तमान में मौजूद नहीं है। हमने आपको बताया कि इस बीमारी में रोगी की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। रोगी के शरीर के अंदर जो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने के कारण जो व्यक्ति होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है, वो तरह तरह की बीमारियों के चंगुल में फंसता चला जाता है। कभी उसे कौन सी बीमारी हो जाती है, कभी कौन सी बीमारी हो जाती है। मतलब जब कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो कोई भी शत्रु उस पर आक्रमण कर सकता है। इसी तरह से जब रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगी की खत्म हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां उसके ऊपर आक्रमण कर देती है। और सबसे बड़ी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने के कारण अधिकांश दवाइयां भी इस रोग में कोई काम नहीं कर पाती, अप्रभावी सिद्ध होती। ठीक है, दवाइयां भी काम नहीं करती। अब ये जो बीमारी है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, विषाणु से फैलती है। वायरस, और उस वायरस का नाम है HIV। आपने सुना होगा HIV, और इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो की वही है। H का मतलब है ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनो, और V का मतलब है ये वायरस हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी। I का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी। ह्यूमन, H का मतलब है ह्यूमन, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको हिंदी में लिख देता हूं, है में यह मिला हुआ है और ये ऊ की मात्रा, ह्यूमन, ह्यूमन इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी
और वी का मतलब वायरस। यानी एच तो ह्यूमन को बता रहा है क्योंकि ये मानवों में होती है, आई इम्यूनो डेफिशिएंसी को बता रहा है और वी वायरस शब्द को बता रहा है। तो एड्स नामक जो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक जो बीमारी है, ये बीमारी एक विषाणु से फैलती है, एक वायरस से फैलती है जिसका नाम बोलते हैं हम HIV और उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये वायरस फैलता कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता कैसे है? तो ये जो HIV वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुछ खास तरीकों से पहुंचता है। जैसे संक्रमित सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने पर, अगर कोई इंजेक्शन की जो सुई होती है, निडिल जो होती है, वो संक्रमित है, ठीक है, अगर वो पहले से संक्रमित है और उस सिरिंज से इंजेक्शन हमने लगवा लिया है तो ये बीमारी हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ या आप लिख लीजिएगा, मैं जवाब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बीमारी का पहला कारण क्या है, फैलता कैसा है ये वायरस, HIV वायरस, संक्रमित सिरिंज से, संक्रमित सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने पर, इंजेक्शन लगवाने पर, ठीक है। दूसरा, संक्रमित ब्लेड से, अगर हम नाई की दुकान पे जाते हैं शेविंग करवाने के लिए तो संक्रमित ब्लेड जो होती है उससे शेविंग अगर हम करवाते हैं तो उससे भी ये बीमारी फैल जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण कारण है असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण, असुरक्षित शारीरिक, गलत लिख दिया है, शारीरिक संबंधों के कारण। असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण। और चौथा होता है रोगग्रस्त मां से, रोगग्रस्त मां से उसके बच्चे को, उसके बच्चे को ये चार चीजें हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये जो वायरस फैलता है वो संक्रमित सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने पर फैल सकता है, संक्रमित ब्लेड से शेविंग करवाने पर फैल सकता है, असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण फैल सकता है, या रोगग्रस्त मां से उसके गर्भस्थ बच्चे को फैल सकता है। यदि हम इस भयंकर रोग से बचना चाहते हैं तो हमें उन सब कारणों से बचना होगा जिनके कारण कि ये रोग फैलता है। यानी हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हम संक्रमित सीरीज से इंजेक्शन तो नहीं लगवा रहे हैं, हर बार नई सीरीज का इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं डॉक्टर एक ही सीरीज से 10 अलग अलग लोगों को, कई लोगों को इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है। इसी तरह से हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम शेविंग बनवा रहे हैं बाजार में जा कर के तो हमें ये देखना होगा कि जो बार्बर है, जो नाई है, वो संक्रमित ब्लेड से, किसी अन्य व्यक्ति की से संक्रमण से ग्रस्त ब्लेड से आपकी शेविंग ना कर दे। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम असुरक्षित शारीरिक संबंधों के अंदर ना फंस जाएं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी गर्भस्थ जो शिशु है उसको ये रोग ना फैले, इसके लिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान ही उसकी, अगर बच्चे की माँ की ढंग से जांच होती है और मालूम चलता है कि उसे ये रोग है तो कुछ दवाइयाँ ले करके,
कुछ संभावनाएं होती हैं जिनके कारण कि हम बच्चे को कम से कम इस रोग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे कि ये रोग फैलता है। अगर उन कारणों पे हम रोक लगा देंगे, उन कारणों से हम बच जाएंगे, तो ये रोग नहीं फैलेगा। अच्छा, ये तो बात हुई कि रोग क्यों फैलता है, इससे हम कैसे बचें। अब इस बीमारी का पता कैसे लगता है? देखिए, इस बीमारी का पता लगाने के लिए एक खास किस्म का टेस्ट करवाना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखें तो ELISA, एलिसा टेस्ट जो होता है, इसको एलिसा भी बोल देते हैं, एलिजा भी बोल देते हैं। तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है और इस टेस्ट के माध्यम से मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति को HIV एड्स है या नहीं है। ये सवाल उठता है कि भाई एलिसा टेस्ट कब करवाया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, विश्व में ये जो बीमारी है एड्स की, बड़ी तेजी से फैल रही है और इस रोग में के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका? विश्व एड्स दिवस। हर साल 1 दिसंबर जब आता है तो उसको विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि एड्स की जो भयावहता है, जो गंभीरता है, उसके बारे में जन जागरूकता फैलाई जा सके। इस रोज जगह जगह पे सेमिनार्स होते हैं और कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस रोग, ये कितना खतरनाक रोग है और इस रोग से किस तरह से बचा जा सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि एड्स का जो HIV वायरस है, एड्स का जो वायरस है HIV, उसका आप चित्र बनाइए, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप इस तरह का चित्र बना सकते हैं। बुक में लगभग इसी तरह का चित्र दिया हुआ है। इसमें देखिए 3 चीज़ें मेन हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। एक तो है ये ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि बाहर की तरफ ये इस तरह से गोले 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 बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बीच में जो गोले बने हुए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये। और इसके अलावा ये जो 2 धागे के समान रचनाएं दिख रही हैं आपको अलग अलग, ये तो इसको हम बोलेंगे RNA। ये RNA है, जैसे DNA होता है ना, DNA के नाम सुना होगा आपने, इसी तरह से एक चीज होती है RNA। तो चित्र अगर बनाना हो तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। इसको आप गौर से देख लें, अपनी बुक में देख लें। ठीक है ना? बाकी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और ना ही हमें इसमें ज़्यादा उलझना चाहिए। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरस के कारण होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV और उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और ये एक बेहद खतरनाक किस्म का रोग है। इसकी कोई मतलब इलाज नहीं बना अब तक। इसका पता लगाने के लिए एलिसा नामक टेस्ट कराया जाता है और हर साल 1 दिसंबर को इस रोग के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और तरह तरह की प्रदर्शनियाँ, सेमिनार्स और मीटिंग, भाषण वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एड्स की। अब हम चलते हैं अगले रोग पर। मानव शरीर में होने वाला अगला महत्वपूर्ण रोग है कैंसर। नाम सुन के ही डर लगता है। कैंसर भी एड्स की तरह ही एक जानलेवा रोग है।
एड्स का तो कोई इलाज बना ही नहीं है, कैंसर के छोटे मोटे कुछ इलाज बने हैं, पूरी तरह से तो नहीं बने हैं लेकिन काफ़ी हद तक बन गए। अब कैंसर क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में जितने भी जीव हैं उनके शरीर में एक खास प्रकार की हम जानते हैं कि जो जितने भी जीव जंतु हैं, हर जीव जंतु का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से, सेल से। ये हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। और जब भी जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले नर और मादा, मेल और फीमेल, इन दोनों की जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर के एक सिंगल सेल बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं जायगोट, युग्मनज, जायगोट, ठीक है। जायगोट का मतलब क्या है? एक सिंगल सेल, एकल सेल बनाती है, केवल एक ही सेल बनती है। और एक सेल से फिर एक हमारे शरीर में, हर जीव के जंतु के शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के माध्यम से ही 1 से 2, 2 से 4, 6 इस तरह करते हुए कोशिकाएं हमारे शरीर में बढ़ती हैं और फिर वो भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो मानव या जीव के रूप में बदल जाती, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोशिका विभाजन हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण कोशिकाएं, जो हमारा शरीर भी बढ़ता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं वृद्धि करती हैं वो इसी कारण से करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो विभाजन की जो प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है जिससे कि हमारा शरीर वृद्धि करता है, ये प्रक्रिया अनकंट्रोल्ड हो जाती है और काफ़ी तेज हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती हैं और काफ़ी तीव्र हो जाती हैं, ठीक है। और अनियंत्रित और तीव्र होने के कारण क्या होता है? रोगी के शरीर के किसी भी भाग में एक गांठ विकसित हो जाती है। जैसे ये किसी भी शरीर में एक गांठ विकसित हो जाती है। शुरुआती स्टेज में तो क्या होता है कि ये जो गांठ होती है इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इस गांठ का आकार बढ़ने लगता है, उच्च अवस्था में जब ये कैंसर की गांठ पहुंचती है तो असहनीय दर्द होने लगता है। कैंसर की जो गांठ होती है वो आमतौर पर रोगी की जीभ पर हो जाती है या गले में हो जाती है। रोग किसी भी व्यक्ति की हड्डियों में हो सकती है, उसके ब्लड के अंदर भी हो जाती है, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। हमारे फेफड़ों में हो सकती है, स्त्रियों में, लेडीज के अंदर गर्भाशय के अंदर होती है, और स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर जो स्तन होते हैं उनके अंदर भी ये गांठ पैदा हो सकती है। मुख्यतः तो स्त्रियों में होती है लेकिन पुरुषों में भी हो जाती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो शरीर के किसी भी हिस्से, मुख्यतः तो यहाँ पे होती है, शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर की गांठ हो सकती है। ये हमने जो जानकारी दी है उसमें से ये बताया कि इन जगहों पे मुख्यतः होती है, हो कहीं भी सकती है, ठीक है। जीभ पर हो जाती है, कंठ में हो जाती है, जो गुटखा वगैरह खाते हैं ना, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके जीभ पे हो जाती है, मुंह में हो जाती है, कंठ में हो जाती है, फेफड़ों में हो जाती है, हड्डियों में भी हो जाती है, उनको ज़्यादा संभावनाएं होती है, ठीक है। तो यदि प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की गांठ का पता लग जाता है, शुरुआत में पता लग जाता है, तो कीमोथेरेपी के माध्यम से, एक थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, उसके माध्यम से रोगी का उपचार किया जाता है। कभी कभी
ऑपरेशन के माध्यम से भी गांठ निकाल दी जाती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद गांठ निकालने के बाद में ये समस्या या ये रोग पूरी तरह समाप्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं होता है। तो खतरा तो रहता है, हालांकि इससे क्या होता है कि उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वापस से बढ़ने में उसको समय लगता है। इलाज से उम्र बढ़ सकती है, हालांकि इसका कोई पूरा परफेक्ट इलाज अभी तक नहीं बन पाया है, कोशिश जारी है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी कैंसर की। कैंसर में कोशिका विभाजन की जो हमारी शरीर की प्रक्रिया होती है वो अनियंत्रित और तीव्र हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के कारण गांठ बन जाती है, ठीक है। चलिए, कैंसर की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए पर। हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी। हम हेपेटाइटिस बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए की। ये जो हेपेटाइटिस ए नाम का रोग जो होता है, ये एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और इस वायरस का नाम है HAV। ध्यान से देखिए, HAV, HIV नहीं। HIV किसका वायरस होता है? वो एड्स का वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए का वायरस का नाम है HAV, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए एक वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जिसका वायरस का नाम है HAV, ठीक है। और ये जो रोग होता है हेपेटाइटिस ए, हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये हमारे शरीर के लीवर को, यानी यकृत को, यकृत यानी लीवर, LIVER, इसको प्रभावित करता है, ठीक है। और प्रभावित किस तरह से करता है? इस रोग में, यानी हेपेटाइटिस ए में, जिसमें कि हमारे शरीर का लीवर प्रभावित होता है, उसमें पानी भर जाता है और रोगी की पाचन क्षमता कम हो जाती है, लीवर कमजोर हो जाता है। क्या क्या होता है इस रोग में? लीवर में, इस रोग में लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर में पानी भर जाता है, जिसके कारण रोगी की जो पाचन क्षमता होती है, डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। हम जानते हैं कि भोजन के पाचन में लीवर की, हमारे यकृत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई तरह के रस लीवर से पैदा होते हैं और यही पाचन में काम आते हैं। जब लीवर कमजोर हो जाता है तो निश्चित तौर पर पाचन क्षमता पे फर्क पड़ता है। तो हेपेटाइटिस ए जो रोग है, इस रोग के अंदर मानव के शरीर की पाचन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसका लीवर कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो रोग है हेपेटाइटिस ए, ये किसके माध्यम से फैलता है? तो ध्यान रखिए, ये जो रोग है वो भी दूषित पानी और भोजन के कारण फैलता है। इसका कारण क्या है? दूषित पानी व भोजन, ठीक है। अब क्योंकि ये रोग दूषित पानी और भोजन के कारण फैलता है, इसलिए अगर हम दूषित पानी व भोजन से बचें, भोजन को ढक करके रखें, धो करके ढंग से सब्जियों का उपयोग करें, पानी को उबाल करके और छान करके पिएं, आसपास अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा टीकाकरण का भी हम अगर प्रयोग करें, वैक्सीनेशन का भी प्रयोग करें, तो इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। अब इस रोग के उपचार में
कुछ खास एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से 2 दवाइयां प्रमुख हैं। एक तो है लिवोसिन, और दूसरी है लाइव 50। लिवोसिन और लाइव 50 2 दवाइयां हैं जो कि हेपेटाइटिस ए के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हेपेटाइटिस ए की। हमने आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए लीवर यानी यकृत से संबंधित एक रोग है जो कि एक वायरस या विषाणु से होता है और इस विषाणु का नाम होता है HAV। यह जो रोग है हेपेटाइटिस ए, ये दूषित पानी व भोजन के माध्यम से फैलता है। इस रोग में लीवर कमजोर हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, जिससे रोगी की पाचन क्षमता कम हो जाती है। टीकाकरण के माध्यम से यानी वैक्सीनेशन के माध्यम से एवं उबले हुए व छने हुए पानी का प्रयोग करके तथा अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रख करके इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। इस रोग के उपचार में लिवोसिन नाम की जो टैबलेट है और लाइव 50 नाम की जो टैबलेट है, इन दवाइयों का और कुछ खास एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी हेपेटाइटिस ए की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हीमोफीलिया की। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत